रखते हैं। ये बेटा वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं और आम तौर पर इनका बेसिक फंक्शन कौन सा है? विटामिन, आम तौर पर ये वो वाइटामिन्स हैं जो हमारे जिस्म में आम तौर पर डिज़ीज़ के जो इश्यूज़ होते हैं उनको सॉल्व करते हैं और उसके बाद ये प्रॉपरली डाइजेशन प्रोसेस जो भी हमारे जिस्म में होता है उसको भी ये कैरी करते हैं और उनके साथ भी मतलब इन्फेक्शंस को ये ऑलमोस्ट ख़त्म कर देते हैं और हमारी जिस्म में हमारे भूख जो लगती है उसको भी ये कंट्रोल करते हैं। एपिटाइट यानी भूख का लगना, उसके बाद जो है जरासीम से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। वाइटामिन्स दो हैं, एक बेटा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और दूसरा विटामिन सी है। याद रखें विटामिन बी जो है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये बी कॉम्प्लेक्स जो है पहले हम इसी से शुरू करेंगे। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सब विटामिन्स। याद रखें जहाँ वर्ड आ जाए कॉम्प्लेक्स तो याद रखें इसका मतलब क्या लिया जाएगा कि ये एक विटामिन नहीं है, ये अलग अलग कई विटामिन्स हैं जो इसमें मौजूद हैं। जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सब विटामिन्स का है, सच एज विटामिन B1, विटामिन B2, उसके बाद B3 और ये अप टू उसके बाद जो है B6 अप टू B12। ये टोटल यानी इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल है अबाउट 12 सब विटामिन्स। 12 सब विटामिन्स हैं इसके अंदर जिसका ये मजमुआ है या ग्रुप है। तो 12 विटामिन एक साथ ग्रुप की शक्ल में हो तो आप इनको क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इनमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे जिस्म को रोज़ाना चाहिए इनमें विटामिन B1 और उसके बाद विटामिन B12 और विटामिन B3, ये जो हैं मोस्ट कॉमन इनमें अगर आप देखें यानी मोस्ट कॉमन जो हमें चाहिए वाइटामिन्स आर, ये हैं बेटा आर। कौन कौन से हैं अगर आप देखेंगे तो इनमें सबसे ज़रूरी चंद हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। इनमें सच एज विटामिन B1, इसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं? थायामीन या थायामाइन ये कहा जा सकता है, एक विटामिन ये है। और उसके बाद विटामिन B3 जो है, विटामिन B3 जो है इसको नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ये आप कह सकते हैं इसको नियासिन निकोटिनिक एसिड आप इसको कह सकते हैं। और उसके बाद विटामिन B12 ये भी बहुत अहम होता है। विटामिन B12 ये हमें जिसको साइनो अमाइन कहा जाता है। ये 3 विटामिन्स हैं जो हमारे जिस्म को रोज़ाना की बुनियाद पर एपिटाइट के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, ग्रोथ के लिए इनकी ज़रूरत होती है और ये रोज़ाना की बुनियाद पर चंद मिलीग्राम या माइक्रोग्राम्स में हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं B1 से, जिसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं? हम यहाँ जिक्र सिर्फ उनका ही करेंगे जो हमारे जिस्म में भूख लगती है
तो उसको मिटाने के लिए यूज़ किए जाते हैं या हम रोज़ाना खुराक में इनको इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें बेटा सबसे पहला तो आप देख सकते हैं ये है थायामीन, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं विटामिन B1। विटामिन B1 का स्ट्रक्चर है, इसमें ये रिंग जो होती है इसको आमतौर पर थायामीन रिंग कहा जाता है, और इसमें अगर मतलब नाइट्रोजन आ जाए तो ये एजाइन चेन कहलाती है, और अगर सल्फ़र आ जाए तो फिर इसको आमतौर पर आप क्या कहते हैं, थायो चेन या थायोल चेन कह सकते हैं। थायामीन जो है, विटामिन बी जो है, ये आम तौर पर पैरामिडीन स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं उस पर मुश्तमिल होता है, और इसमें दो बेंजीन रिंग्स होती हैं CH2 के ज़रिए आपस में कनेक्टेड होती हैं। इनके साथ मिथाइल की ब्रांचेस, एक अमाइनो ब्रांच और एक इथेनॉल की ब्रांच इनके साथ अटैच होती है। तो थायामीन आमतौर पर ये पैरामिडीन स्ट्रक्चर अपने अंदर रखता है। अब इसकी थायामीन की हमें ऑलमोस्ट हर किस्म के मतलब मैटर में हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट, ये मौजूद होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, हर किस्म के मैटर में होता है। पर याद रखिएगा, बट इट्स क्वांटिटी इज़ वेरी स्मॉल, पर इसकी जो अमाउंट है, इसकी जो मिकदार है वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। वेरी स्मॉल अमाउंट में ये हमें इसमें फूड में या खुराक में मिलता है। आम तौर पर ये ज़्यादा मिकदार इसकी किस्में होती है, यानी इट इज़ फाउंड, ये ज़्यादातर हमें मिल सकता है लिवर, उसके बाद किडनी, इसमें इसकी मिकदार क्या होती है बेटा, बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद समटाइम्स हम ये कह सकते हैं कि सिरल ग्रेन्स जो होते हैं उनके अंदर, उसके मतलब अनाज के अंदर, दलिए के अंदर सिरल, और उसके बाद ये लिग्यूम्स के अंदर भी ज़्यादा होता है। फलियां जो होती हैं, दालें जो होती हैं, उनके अंदर लिग्यूम्स आप इनको कहते हैं। उसके बाद जो है नट्स जो होते हैं, जैसे पीनट्स वगैरह हो गए, उनके अंदर, एग यॉक के अंदर ये ज़्यादातर मतलब इनकी इसकी ऑकरेंस बहुत ज़्यादा इनमें मौजूद होती है। तो ये तो इसकी कंटेंट है कि मुख्तलिफ मतलब फ्रूट्स में भी ये मिलता है, लेकिन अनाज में, दलिए में बहुत ज़्यादा मिकदार इसकी होती है। ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि ये किलोग्राम्स में होगा बहुत स्मॉल अमाउंट में, पर ये इसके बेसिक सोर्सेज होते हैं। ये इट इज़ लॉस्ट, ये जो है ये ख़त्म हो जाता है बाय इम्प्रॉपर कुकिंग। अगर ज़्यादा देर तक आप इसको पकाएंगे, हीट करेंगे, तो ये विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आम तौर पर आपको पता है ये है भी मतलब वाटर सॉल्युबल, तो टू मच वॉशिंग, ज़्यादा देर तक आप इसको धोएंगे, टू मच वॉशिंग कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉइज, ये तबाह कर देता है दिस विटामिन, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है ना, और पानी में रखोगे, पानी में हल करोगे तो हल हो जाएगा, ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं कि इसकी आम तौर पर ये ग्रोथ के लिए कोएंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ये हमारी ग्रोथ जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा मददगार होता है। इट वर्क्स, ये प्रोटीन्स के साथ मिलता है, वर्क्स एज को एंजाइम
फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़ के लिए, रिएक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म जो है वो, यानी उनका ब्रेक होना, उनका रीपोलीमराइज होना, उनके बॉडी में रिएक्शन एंड एनर्जी प्रोवाइड करना, ये कर सकता है। और उसके बाद इसकी अगर आप कमी की बात करें तो इट्स डेफिशिएंसी, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है वो आम तौर पर क्या करती हैं, कॉजेस मेंटल डिस्टर्बेंस। ये आम तौर पर हमारे जिस्म में क्या करती है, मेंटल डिस्टर्बेंस ये पैदा करती है। और उसके बाद हार्ट फेल्यूर का सबब बन सकती हैं। और हार्ट फेल्यूर के बाद ये और क्या कर सकती है, एक डिज़ीज़ है जिसको आप आमतौर पर हैंड बेरी जो है, ये याद रखिएगा, ये आम तौर पर नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम फेलियर, नर्वस सिस्टम का फेल हो जाना, उसके साथ इसका सीधा ताल्लुक़ होता है। नर्वस सिस्टम को ये ब्लॉक कर देता है, उसको आमतौर पर ख़त्म कर देता है। तो इस वजह से ये आमतौर पर डिफ़ेक्ट आ सकता है। और ये हमें रोज़ाना, इसके बाद जो है ये लॉस ऑफ वेट का भी रीज़न बन सकता है। लॉस ऑफ वेट भी इससे इशू आ सकता है। एंड और कॉन्स्टिपेशंस जो हैं वो इससे आम तौर पर, कब्ज़ी जिसको आप कहते हैं, वो भी इससे लग सकती है। वेट का कम होना, कॉन्स्टिपेशंस का होना, ये इसके मेन फैक्टर्स होते हैं। और डेली इसकी रिक्वायरमेंट हमें कितनी, मतलब चाहिए डेली, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये हमें चाहिए फ्रॉम 1.1 मिलीग्राम टू 1.5 मिलीग्राम्स। 1.1 ग्राम से हमें 1.5 ग्राम तक ये रोज़ाना की बुनियाद पर रिक्वायर्ड होता है। नोट कर लें, शाबाश, कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन, और वो है राइबोफ्लेविन, जिसको आप आम तौर पर लैक्टोफ्लेविन भी कहते हैं, और विटामिन B2 भी आप इसको कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो है हमारे पास विटामिन B2, जिसको आप राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन कहते हैं, ये B2 का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं 3 क्लोज चेन्स हैं। इसमें ये पैरामिडीन स्ट्रक्चर 2 रिंग्स में आता है। एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें मिथाइल की 2 ब्रांचेज हैं, और इसके अलावा इसमें कार्बन की चेन है जिसमें OH ग्रुप्स की तादाद 4 होती है। तो ये इसकी ब्रांच साइड कहलाती है। ये इसका कीटोनिक ग्रुप है, इसको आप कीटोन ग्रुप भी कह सकते हैं, और ये भी इसका कीटोनिक ग्रुप है जो पैरामिडीन स्ट्रक्चर में आता है। बाकी NH2 अमाइनो ग्रुप कहलाता है। आपको पता है अक्सर जो विटामिन B हैं उनमें अमाइन का ग्रुप लाजमन होता है, तो पैरामिडीन स्ट्रक्चर रखता है अपने अंदर। तो ये राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन इसका आम नाम है। बाकी अगर इसको हम आम तौर पर केमिस्ट्री का नाम देना चाहें तो इसको हम कह सकते हैं 6,7 डायमीथाइल, उसके बाद 9D, ये जो है D प्रोबेटाइल आइसोएलोक्साइन, ये इसको कहा जा सकता है। ये आइसोएलोक्साइन की पूरी प्रोबेटाइल आइसोएलोक्साइन डेक्सारोटेट्री जो होता है उससे ताल्लुक़ रखता है।
डी शुगर से ताल्लुक़ रखता है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया विटामिन B2 का। अब आते हैं कि विटामिन B2 हमें आम तौर पर कहाँ से मिलेगा और इसके बेसिक फंक्शंस जो हैं वो कौन से होंगे। विटामिन B2 जो है ये आपको ज़्यादातर मिलता है वेजिटेबल्स में, लिवर में और मीट, फिश, पोल्ट्री। यानी दिस विटामिन, अगर हम इस विटामिन की बात करें, विटामिन इज़ फाउंड इन फिश के अंदर, उसके बाद पोल्ट्री यानी चिकन आम तौर पर जो है पोल्ट्री में, उसके बाद एग्स इसी में आ जाते हैं लेकिन ये अलग लिखा जा सकता है एग, उसके बाद लिवर, उसके बाद जो है आम तौर पर सीरियल्स इनके अंदर होता है, उसके बाद मिल्क के अंदर भी ये हमें मिल सकता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं इनके अंदर ये हमें मिल सकता है। तो ये इसके बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप इसको हासिल कर सकते हैं। लेग्यूम्स, आपको पता है दालें जो होती हैं उनमें भी ये मौजूद होता है और ये हीट रेजिस्टेंट हैं, यानी अगर इसको ज़्यादा हीट मिले तो इसको इतना कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता है, यानी इट इज़ रेजिस्टेंट टूवर्ड्स हीट। ये हीट के हिसाब से क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। बट पर याद रखिएगा डेस्ट्रॉइड ये ख़त्म हो जाता है व्हेन, जब इसको आप क्या करें, केप्ट इन लाइट, अगर रोशनी में आप इसको रखेंगे तो ये डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है रोशनी में रखने से। तो इसलिए इसको लाइट से आप बचाएं, सनलाइट से। और ये आम तौर पर ये क्या करता है कि इससे आम तौर पर डिज़ीज़ जो होती हैं इट्स डेफिशिएंसी, इसकी जो आम तौर पर डेफिशिएंसी है काजिज़, ये सबब बनती है इन्फ्लेमेशन माना खून आना, मसूड़ों से खून आना, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स एंड टीथ, दांतों से मसूड़ों से खून आना। उसके बाद जो है स्किन लेज़ाइंस, ज़ख़म हो जाना स्किन के अंदर। उसके बाद जो है आम तौर पर ये जो है ज़ुबान से खून आना, और उसके बाद आई डिज़ीज़ भी कर सकता है, यानी टंग, TOUNG, आपको पता है टंग जो है इसमें क्या होता है, ब्लीडिंग हो सकती है, ज़ख़म हो सकते हैं, टंग ब्लीडिंग और लेज़ाइंस, इसमें भी ज़ख़म याबले बन सकते हैं। और उसके बाद जो है एनीमिया डिज़ीज़ जो है ये पैदा कर सकती है। उसके बाद जो है सम आई डिज़ीज़, दूसरी कुछ आई डिज़ीज़ भी हैं जो इसकी वजह से पैदा होती हैं। एनीमिया ब्लड में जब आपको पता है क्या होता है, डिसऑर्डर आ जाता है, तो उस वजह से ब्लड जो है उसकी कमी हो जाए तो उसके लिए भी ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। अब ये विटामिन रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कितना चाहिए, ये विटामिन आपको चाहिए 1.3 से 1.7 मिलीग्राम तक, यानी इट इज़ रिक्वायर्ड, ये आपको चाहिए फ्रॉम 1.3 मिलीग्राम टू 1.7 मिलीग्राम पर डे। रोज़ाना की बुनियाद पर इतनी अमाउंट इसकी आपको चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अब आते हैं उसके बाद विटामिन B6, जिसको आप आम तौर पर क्या कहते हैं, पायरिडॉक्साइन। विटामिन B6, इसको पायरिडॉक्साइन भी आप कहते हैं। ये आम तौर पर
मौजूद होता है किसमें, यानी इट इज़ प्रेजेंट, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में आम तौर पर होता है। आम तौर पर आप कह सकते हैं एग यॉक जो होता है उसके अंदर होल सिरल ग्रेन्स, सारे के सारे आम तौर पर अनाज जो होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होता है। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी हर किस्म के जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, ये मौजूद होता है इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स भी आप कह सकते हैं, एनिमल एंड प्लांट सेल्स, इनमें ये ज़्यादातर मौजूद होता है। यानी एग यॉक में, उसके बाद बेटा अनाज में, उसके बाद ये हर किस्म के यानी मिल्क में मौजूद होता है, एनिमल टिश्यूज़ के अंदर, सेल्स के अंदर ये मौजूद होता है और एग्स के अंदर होता है। आम तौर पर ये कोएंजाइम होता है अमीनो एसिड्स के लिए और फैटी एसिड्स के लिए रिक्वायर्ड होता है, यानी ये ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, इट इज़ रिक्वायर्ड, ये आपको चाहिए फॉर ग्रोथ, ये ग्रोथ के लिए आपको चाहिए। और मेटाबॉलिज्म यानी जितना भी ब्रेकेज का अमल, जो रिएक्शंस होते हैं किसके, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स भी इनके ब्रेकेज का अमल, एंड अमीनो या अमीनो एसिड्स, ये भी आप इनको कह सकते हैं, इनके ब्रेकेज के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए, इनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ये ज़रूरी होता है और इसका जिस्म में मौजूद रहना ज़रूरी है। और ये वर्क है, ये किस तरह काम करता है, ये ख़ुद तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं करता, ये प्रोटीन्स के साथ मिलकर करता है। वर्क एज कोएंजाइम, याद रखिएगा, ये कोएंजाइम के तौर पर इनको अमीनो एसिड्स को, प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को और फैटी एसिड्स को ब्रेक करेगा या उनकी क्या करता है, पॉलीमराइजेशन करता है। तो इसके आम तौर पर अगर ज़्यादा हमारे जिस्म में कमी हो जाए तो सबसे बड़ा जो इसका हमारे पास डिफेक्ट नज़र आता है वो स्किन डिसऑर्डर या स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, इट्स डेफिशिएंसी, यानी अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात करें तो फिर इसमें याद रखिएगा कि ये सबब बनेगा स्किन डिसऑर्डरनेस, यानी स्किन डिसऑर्डर्स जो हैं वो इसी की वजह से पैदा होती हैं। ठीक, अब आते हैं कि हमें ये रोज़ाना की बुनियाद पर कितना हमें चाहिए। ये आम तौर पर 2.2 मिलीग्राम तक ये रोज़ाना चाहिए होता है। इट इज़ रिक्वायर्ड, ये चाहिए टू और बॉडी कितना, अप टू 2.2 मिलीग्राम्स। अच्छा, ये भी हीट से बहुत कम लेकिन सनलाइट से ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रॉयड, याद रखिएगा ये ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय लाइट, रोशनी की शुआओं से, लाइट के इरेडिएशन से ये तबाह हो सकता है, ये ख़त्म हो जाता है। नोट कर लें, शाबाश, कर लिया आपने। चल, अब ये था सिंपल मतलब विटामिन B6 का यूज़। इसके बाद विटामिन B3 को निकोटिनिक एसिड या नियासिन कह सकते हैं। ये याद रखें, ये पायरिडीन्स जो होती हैं उनमें से, उसके ग्रुप में से, पायरिडीन ग्रुप में से हासिल होता है। ये आम तौर पर निकोटिनिक एसिड की शक्ल में या फिर निकोटिनामाइड की शक्ल में एक्टिव होता है और ये विटामिन हमें, ये इसका स्ट्रक्चर बेंजीन रिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर इसके साथ
कार्बोनाइल अमाइडो ग्रुप होता है, किसके साथ, एक पैरामिडीन स्ट्रक्चर के साथ, तो ये विटामिन B3 नियासिन या निकोटिन कहलाता है। अब आते हैं कि ये हमें मिलता कहाँ पर है। इट इज़ फाउंड, ये हमें मिलेगा एग यॉक या एग्स के अंदर मिलेगा। इट इज़ फाउंड इन एग्स। उसके बाद ग्रेन्स, अनाज, आपको पता है सीरियल्स आप कहते हैं दलिए को, पीनट्स और यीस्ट, ये इसके बेहतरीन सोर्स होते हैं। यानी पीनट्स जो हैं उनके अंदर भी ये मौजूद होता है। ख़मीर यानी जिसको आप आमतौर पर क्या कहते हैं, यीस्ट कहते हैं, उसके अंदर ये ज़्यादा मिक़दार में हमें मिल सकता है। सबसे ज़्यादा इसके बेहतरीन सोर्सेज हैं निकोटिनिक एसिड के, और ये हीट, लाइट और एसिड्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यानी इट इज़ स्टेबल, ये स्टेबल होता है टूवर्ड्स हीट, हीट से भी अपने आप को बचा सकता है, लाइट से भी अपने आप को बचा सकता है, एंड बेसिस, बेसिस को आप आमतौर पर क्या कहते हैं, अल्कलीस, तो उनसे ये अपने आप को बचा सकता है, अपनी स्टेबिलिटी शो कर सकता है बहुत ज़्यादा। आम तौर पर जो है ये ज़्यादा स्टेबल रहता है। तो इसकी कमी जो है वो आम तौर पर क्या कर सकती है, यानी अगर हम इसकी कमी की बात करें, डेफिशिएंसी की बात करें, तो आप कह सकते हैं कि इट्स डेफिशिएंसी, इसकी कमी जो है वो क्या कर सकती है, कॉजेज़ मेंटल डिस्टर्बेंस, यानी सर का चकराना, उसके बाद जो है आम तौर पर सर का भारी होना, उसके बाद स्किन लेज़ॉइंस, ज़ख़म हो जाना स्किन के अंदर, उसके बाद डायरिया, आपने सुना होगा, इसका भी सबब बन सकता है। डायरिया जो है इसका भी ये सबब बन जाता है। उसके बाद जो है आम तौर पर ये प्लीग्रा, आपने सुना होगा, ये प्लीग्रा जो है, ये पैलीग्रा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर थोड़े से लेज़ॉइंस हो जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, जिससे वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। तो इसको आप आम तौर पर प्लीग्रा को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिज़ीज़ भी कह सकते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिज़ीज़ आप इसको कह सकते हैं। यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर ये प्रोसेस या डिज़ीज़ हो सकती है, इनसाइड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसके अंदर ये आम तौर पर डिज़ीज़ ये रीज़न बन सकती हैं। अब आते हैं कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट हमें 14 टू 19 मिलीग्राम तक हमें चाहिए। इट इज़ रिक्वायर्ड, ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपको चाहिए 14 टू 16 मिलीग्राम पर डे, इतना बेटा इसकी रिक्वायरमेंट है हमें रोज़ाना की बुनियाद पर। तो ये थे कुछ विटामिन बी के जो हमारे डाइजेशन, हमारे बॉडी में आम तौर पर एपिटाइट और जो इम्यूनाइजेशन पावर है बॉडी का उसको बढ़ाते हैं। अब आते हैं बेटा विटामिन सी की तरफ। जी बच्चों, तो अब लास्ट में विटामिन सी के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H8O, और अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो इसमें आपको पता है कि OH ग्रुप्स जो हैं, जैसे ग्लूकोज के अंदर एक से ज़्यादा ये पॉलीडायरिक मॉलिक्यूल हैं, कार्बोनाइल भी साथ में इसके अंदर मौजूद है और OH ग्रुप भी था, जिसकी वजह से आपने इसको नाम क्या दिया, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी कहा जाता है। ये विटामिन सी जो है आम तौर पर हमें ज़्यादातर किस में मिलेगा, इसमें आम तौर पर इसकी मौजूदगी जो है वो फ्रूट जूसेस में, वेजिटेबल्स में,
ज़्यादातर हमें मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ये विटामिन आमतौर पर इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन, ये असल में वाटर सोल्यूबल विटामिन के ग्रुप में आता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड, अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है, इन फ्रूट जूसेस, फ्रूट जूसेस जो हैं उनके अंदर, सच एज, मिसाल के तौर पे अगर आप देखेंगे, सच एज ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के अंदर, लेमन के अंदर, एंड अदर सिट्रस, यानी कि दूसरे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर ये मिल सकता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड, यानी ये आपको मिल सकता है इन वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स के अंदर भी इसकी काफ़ी सारी मिकदार होती है। सच एज, मिसाल के तौर पे, सच एज टोमेटोज़, यानी टोमेटोज़ के अंदर, उसके बाद जो है पोटैटोज़ के अंदर ये आम तौर पर ये मौजूद होता है, पोटैटोज़। उसके बाद एंड कॉलीफ्लावर, इनके अंदर बेटा, कैबेज के अंदर ये मौजूद होता है। इट इज़ टोटली एब्सेंट, याद रखिएगा ये आपको नहीं मिलेगा, किसमें, एब्सेंट इन मीट, फिशेस, उसके बाद एंड एग्स, अंडों में, मछली में ये मौजूद नहीं होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है को फ्रूट जूसेस में, सिट्रस में, इनमें मिल सकता है। और ये विटामिन जो है कहा जा सकता है कि ज़्यादा देर तक इसको हीट में रखें, हीट करेंगे तो ये विटामिन डिस्ट्रॉय या डैमेज हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि दिस विटामिन इज़ destroyed by too much, याद रखिएगा ज़्यादा देर तक, too much हीट करने पर, एंड वॉशिंग, ज़्यादा देर तक अगर वॉश करेंगे सब्जियों को, फलों को, तब भी ये विटामिन आसानी से ज़ाया हो जाता है। और उसके बाद इसको आम तौर पर मेटालिक बर्तनों में हम अक्सर अगर रखते हैं तो वहाँ पर भी ये डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यानी इम्प्रॉपर कुकिंग, ज़्यादा देर तक पकाना ये, और उसके बाद इन मेटालिक कंटेनर्स, इन मेटालिक, आपको पता है जो इसके कंटेनर्स होते हैं, सच एज, मिसाल के तौर पे आयरन हो या फिर कॉपर के बर्तन हों, कॉपर के कंटेनर्स हैं, जिंक के अगर बेटा कंटेनर्स हैं, तो इनमें ये विटामिन आम तौर पर कहा जा सकता है कि इट कुड बी डिस्ट्रॉयड, ये अपने एक्टिविटी को, अपने कैरेक्टर को ख़त्म कर देता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से इस विटामिन को ज़्यादा देर पकाना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर हीट में नहीं रखना चाहिए। मेटालिक बर्तन जो होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं, उनके अंदर अगर आप इनको रखेंगे तो या उसमें पकाएंगे तब भी ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा देर तक फलों को पानी में धोएंगे तो आपको पता है पानी में रखेंगे तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ये ख़त्म हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा।
उसी में हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक मतलब जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ये आम तौर पर आप कह सकते हैं कि ये बॉडी के मतलब इट इंक्रीज, ये बढ़ाता है, इंक्रीज द बॉडी रेजिस्टेंस, आमतौर पर बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाता है। बॉडी रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शंस, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस हों उससे ये हमें बचाता है। ठीक है, जिस्म में आमतौर पर पोटेंशियल पैदा करता है, उसके इन्फेक्शंस को जो है उनको बेटा ख़त्म करता है और उसके बाद जो है ये रोक सकता है। यानी इट ऑल्सो हेल्प्स, ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन वुंड्स हीलिंग। ये आमतौर पर ज़ख्मों की क्या हैं, जो ज़ख्म पैदा हो जाते हैं उनकी हीलिंग में ये मदद करता है, ज़ख्म जल्दी भर जाते हैं। तो ये विटामिन जो है ज़ख्मों के ख़िलाफ़ अच्छा खासा मतलब इसके अंदर क्या है, ज़ख्मों को भरने की ताकत मौजूद है। उसके बाद इट ऑल्सो, ये हमारी इसमें भी मदद कर सकता है, प्रिवेंट्स, आपको बचाएगा फ्रॉम स्कर्वी। आपने पढ़ा होगा, पहले भी आपको बताया था, ये असल में ब्लीडिंग होती है किसकी, टीथ की, गम्स की, उनसे ये आपको बचाता है। ब्लीडिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, गम्स जो हैं, टीथ जो हैं, उनकी ब्लीडिंग से आप बच सकते हैं। ये विटामिन उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद आम तौर पर ये आप कह सकते हैं कि ये विटामिन जो है जनरली अगर हमारे जिस्म से क्या हो, ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होगा, यही चीज़ें इन्वर्स हो जाएंगी। यानी आपको यानी एड्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी की बात की जाए तो आप कह सकते हैं इट्स डेफिशिएंसी कॉजेस, यानी पैदा कर सकती है स्कर्वी। स्कर्वी आमतौर पर डिज़ीज़, ब्लीडिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, ये हो सकता है। उसके बाद प्रोलॉन्ग वुंड्स, यानी ये बहुत देर तक ज़ख्म नहीं भरते हैं, ये हो सकता है। उसके बाद सॉरी वुंड्स, उसके बाद जो है आम तौर पर ब्लीडिंग हो सकती है, किसकी, ब्लीडिंग ऑफ टीथ यानी दांतों की, एंड गम्स और मसूड़ों की ब्लीडिंग हो सकती है। उसके बाद इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी आ जाए तो फिर इट्स डेफिशिएंसी कैन कॉज सकती है, अगर विटामिन सी जो है वो हमारे जिस्म में क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये क्योंकि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, डेली चंद मिलीग्राम्स तक आपको रिक्वायर्ड हैं, तो ये अगर इसके आम तौर पर ज़्यादा अमाउंट चली भी जाए तो ये कोई नुकसान नहीं देता है। यानी ये आम तौर पर कुछ काम इस तरह के भी करता है जो आम तौर पर सेल के अंदर होते हैं, लेकिन ये उसमें हेल्प करता है। और ये मुख्तलिफ़ किस्म के इट हेल्प्स, ये हेल्प करता है टू मेंटेन, यानी मेंटेन करने में किसको, इंट्रा सेल्यूलर, सेल के अंदर जो है आपको पता है इंट्रा सेल्यूलर सीमेंट आम तौर पर सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी जो लेयर होती है उसके बनाने में, ठीक है, उसके रिपेयरिंग में, उसके मेंटेनेंस में
ये विटामिन क्या करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है सेल मेम्ब्रेन बनाने में, उसमें टिश्यूज़ बनाने में ये मदद करता है। इट ऑल्सो यानी ये हेल्प करता है, हेल्प्स इन मेकिंग cells and tissues membranes etc. यानी सेल मेम्ब्रेन की रिपेयरिंग है, मेंटेनेंस है, उसमें भी बेटा ये जो विटामिन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद जो है ये स्किन डेंटाइन यानी हमारे स्किन के ऊपर जो अपर प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो भी, इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल यानी ये मदद करता है टू मेंटेन स्किन डेंटाइन। स्किन डेंटाइन आपको पता है जो स्किन की अपर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके बनाने में हमारी ये अच्छी खासी मदद करता है। एंड बोन मैट्रिक्स, और आपको पता है जब हड्डियों से गोदा, मतलब ये प्रोटीन होती हैं जो कैल्शियम के साथ मिलती हैं, कैल्सिफिकेशन होती है, तो ये बोन मैट्रिक्स में या बोन के आम तौर पर जो प्रोटीन्स होती हैं कैल्शियम के साथ अटैच होती हैं, तो उनको कैल्सिफिकेशन में भी जनरली ये हिस्सा लेता है उन प्रोटीन के साथ। बाकी कैल्सिफिकेशन तो विटामिन डी करता है, ये उन प्रोटीन को आम तौर पर कैल्शियम के साथ मतलब मिलने में मदद करता है। और उसके बाद इसका एक और काम भी है जो आम तौर पर आपने सुना भी होगा कि ये जो ब्लड बनता है उसके अंदर, इट ऑल्सो हेल्प्स यानी ये भी मदद करता है टू डिपॉजिट आयरन इनटू ब्लड, आयरन का ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होना आयंस की शक्ल में, इनमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल विटामिन के तौर पे यूज़ होता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर विटामिन्स के बारे में, जिसके बारे में आपने अभी पढ़ा। तो हम आगे अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर्स पे जाएंगे। तो आपने देखा किस तरह से विटामिन्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं मुख्तलिफ़ फंक्शंस को, बॉडी फंक्शंस को कंटिन्यू करने के लिए। तो अब नेक्स्ट लेक्चर तक आप मुझे इजाज़त देंगे और फिर हम देखेंगे इसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड का लेक्चर होगा आपका, वो भी मे बी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट्स में आपको मिलेगा क्योंकि डिटेल बहुत ज़्यादा है, फैक्ट फिगर ज़्यादा हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास फिर आएंगे। तब तक बेटा अल्लाह हाफिज़।